11 मार्च की एक सुबह थी। दुनिया की सबसे बड़ी मेडिकल टेक कंपनियों में से एक स्ट्राइकर का दफ्तर खुला हुआ था। एम्प्लॉयज रोज की तरह ऑफिस में काम करने के लिए बैठे। जैसे ही लैपटॉप चालू किया तो सारा डेटा गायब था। ना फाइलें, ना सॉफ्टवेयर, कुछ नहीं। 80,000 से ज्यादा सिस्टम से सारा डेटा साफ हो चुका था। इसके अलावा जिन लोगों ने अपने पर्सनल फोन कंपनी के सिस्टम से लिंक किए थे, वो फोन भी रातों रात रीसेट हो गए। कोई फोटो नहीं बची, कोई कॉन्टैक्ट्स, कुछ नहीं बचा। लॉगिन पेज पर बस एक लोगो था जिस पर लिखा था हैंडला। कुछ ही दिन बाद अमेरिका की सबसे बड़ी जांच एजेंसी के डायरेक्टर का पर्सनल ईमेल तक हैक हो जाता है, कैश पटेल का। सेम पैटर्न, सेम लोगो, हैंडला नाम से। कुछ ही देर बाद कैश पटेल की फोटोज और सीवी इन्हीं हैकर्स की वेबसाइट पर तैरने लगते हैं, एक मैसेज के साथ। ये तो बस शुरुआत है, लेकिन ये मैसेजेस भेज कौन रहा है? वो भी तब जब अमेरिका और ईरान के बीच जंग चल रही है। इसका जवाब ईरान ही है। एक तरफ ट्रंप जहां अपनी फौज ईरान की ओर भेज रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ ईरान में बैठे हैंडला हैकर्स एक एक कर अमेरिकी सिस्टम्स को हैक कर रहे हैं। कैसे ईरान का एक हैकर ग्रुप अमेरिका के लिए सरदर्द बनता जा रहा है, जानेंगे आज की इस वीडियो में। हेलो, मैं रिया हूं और आप खबरगांव देख रहे हैं। अमेरिका ईरान के साथ युद्ध में है। ईरान के पास ऐसी कोई मिसाइल नहीं है जो अमेरिकी मेनलैंड तक पहुंच जाए, लेकिन अब ईरान ने अमेरिका तक पहुंचने का दूसरा रास्ता अपनाया है, हैकर्स के जरिए। नाम है हैंडला। क्या है ये ग्रुप? हैंडला हैकर ग्रुप नाम और उसका सिंबल एक फेमस कैरेक्टर हैंडला से लिया गया है। इसे 1969 में फिलिस्तीनी कार्टूनिस्ट नाजी अल अली ने बनाया था। एक 10 साल के बच्चे की तस्वीर जो हमेशा पीठ घुमाकर खड़ा रहता है। एक प्रो पैलेस्टाइन हैकर ग्रुप जो असल में ईरान के लिए काम करता है। जब अमेरिका में स्ट्राइकर ग्रुप के सिस्टम्स हैक हुए, तब इसकी जिम्मेदारी हैंडला ने ली, ये कहकर कि उसने ईरान में मिनाब स्कूल पर हुई एयर स्ट्राइक का बदला लिया है। पहली बार इस ग्रुप के बारे में कब पता चला? तब जब हमास ने इजराइल पर हमला किया था। 18 दिसंबर 2023 को हैंडला का टेलीग्राम और ट्विटर अकाउंट भी शुरू हुआ। इससे पहले 7 अक्टूबर 2023 को हमास ने इजराइल पर हमला किया। उसी के बाद जितने भी हैकिंग से जुड़ी लहर थी, हैंडला ने खुद को उसी का हिस्सा दिखाने की कोशिश की। हमास के हमले के बाद हैंडला ने इजराइल के सिस्टम्स को निशाना बनाया। टेक कंपनी, सरकारी दफ्तर और यहाँ तक कि उस कंपनी के सिस्टम्स तक को हैक कर दिया जो इजराइल के आयरन डोम के लिए रडार सिस्टम बनाती है। जब इजराइल के लोग सायरन की आवाज सुनकर बम शेल्टर में भागते थे, तब भी हैंडला के हैकर्स उनके फोन पर एक लिंक भेजते, ठीक उसी समय जिस समय उन्हें शेल्टर में जाने के लिए मैसेजेस आते थे। लोग इसे इमरजेंसी मैसेज समझकर क्लिक कर लेते और उनका सारा डेटा, माने कि फोटो, लोकेशन, सब कुछ इन हैकर्स के पास चली जाती। द टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक हैंडला ने इजराइल के बड़े नेताओं की प्राइवेट तस्वीरें तक भी लीक कर दी थी। इसमें पूर्व डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बेनी गैंट्स की तस्वीरें भी थी। इतना ही नहीं, हैकर्स ने करीब 30 तस्वीरें भी जारी की जिनके बारे में दावा किया गया कि इजराइल के न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर की है। साथ ही कुछ स्क्रीनशॉट्स भी शेयर किए गए जिनमें वहां काम करने वाले न्यूक्लियर साइंटिस्ट के नाम होने का दावा किया गया। बाद में इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने इन दावों को खारिज किया। इन साइबर हमलों को सीधे तौर पर ईरान की खुफिया एजेंसी से जोड़ा गया। ऐसे समझिए कि ईरान की साइबर फोर्स एक जगह से नहीं चलती, बल्कि दो अलग अलग सरकारी सिस्टम इसे संभालते हैं। पहला है मिनिस्ट्री ऑफ इंटेलिजेंस सिक्योरिटी, जो हैंडला जैसे ग्रुप्स को कंट्रोल करता है। ये लोग आमतौर पर लंबे समय तक चुपचाप किसी सिस्टम में घुसकर जानकारी जुटाते हैं और फिर सही मौके पर बड़ा हमला करते हैं। इनका एक खास तरीका भी है। पहले मिनिस्ट्री स्कैड मेंटिकोर नाम के हैकर्स की टीम को टास्क असाइन करती है। ये टीम चुपचाप किसी सिस्टम, कंपनी या सरकार के नेटवर्क में घुसकर लंबे समय तक जासूसी करती है। डेटा इकट्ठा करते हैं, जैसे पासवर्ड, ईमेल्स। जब ये पूरी जानकारी इकट्ठा कर लेते हैं तो टारगेट को दूसरे ग्रुप जैसे कि हैंडला उनको दिया जाता है। फिर ये ग्रुप जाकर असल में डेटा को डिलीट करता है। अब ये काम कैसे करता है? अब हैंडला ऐसा हैकर ग्रुप है जो बाकी हैकर्स की तरह सिर्फ टूल्स पर निर्भर नहीं रहता, बल्कि खुद सिस्टम के अंदर जाकर हर काम मैनुअली करता है। आम हैकर्स रेडीमेड सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल काफी हद तक करते हैं, माने कि ऑटोमेटिक तरीके से एक ही तरह के टूल्स को कई जगह इस्तेमाल करना, जैसे कि फर्जी ईमेल भेजना। अब इनके साथ दिक्कत ये होती है कि ये जल्दी पकड़े जाते हैं, क्योंकि वही टूल्स का इस्तेमाल कई सारे लोग कर रहे होते हैं। लेकिन हैंडला सब काम मैनुअली करता है। हर टारगेट के हिसाब से अलग अलग स्ट्रैटेजी बनाई जाती है। पहले ये लोग वीपीएन के पासवर्ड तोड़कर सिस्टम में घुसते थे, फिर एक कंप्यूटर से दूसरे तक पहुंचते, पासवर्ड चुराते और आखिर में ऐसा मैलवेयर डालते थे जो पूरा सिस्टम मिटा देता था। लेकिन इस बार उन्होंने अपना तरीका पूरी तरह बदल दिया। अब ये अटैक में मैलवेयर का इस्तेमाल ही नहीं करते। हैकर सीधे एक ग्लोबल एडमिन अकाउंट पर कब्जा कर लेते हैं, जो पूरे सिस्टम का सबसे ताकतवर अकाउंट होता है। इसके जरिए वो कंपनी के मैनेजमेंट सिस्टम में घुस जाते हैं और वहां से एक साथ सभी डिवाइसेस को कंट्रोल कर लेते हैं। इसलिए उन्हें ना तो नेटवर्क में इधर उधर घूमने की जरूरत पड़ती है और ना ही अलग अलग परमिशन लेने की जरूरत पड़ती है। सब कुछ पहले से ही उनके कंट्रोल में होता है।
इसी कारण इस तरह का हमला पकड़ना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि सिक्योरिटी सिस्टम आमतौर पर क्या चेक करेगा? वायरस, अनवांटेड फाइल्स। लेकिन यहाँ तो हर चीज एडमिन के ही अकाउंट से हो रही है, यानी कि सब नॉर्मल है। ऐसे समझिए कि पहले हैकर्स किसी ऑफिस बिल्डिंग में चुपके से घुसते हैं, एक एक कमरे में जाते हैं, चाबियां चुराते हैं और आखिर में नुकसान करते हैं। लेकिन अब हैंडला क्या करता है? वो सीधे मास्टर चाबी पकड़ता है, वो जगह जहां से सब कंट्रोल होता है। और क्योंकि सब जगह असली चाबी से चीजें हो रही हैं, इसलिए सिक्योरिटी सिस्टम को भी सब कुछ नॉर्मल लगता है और वो हैकर्स पकड़े नहीं जाते। ये काम ईरान की इंटेलिजेंस मिनिस्ट्री देखती है, एक ग्रुप ये है। इसके अलावा ईरान की आर्म्ड फोर्स IRGC के पास और भी ज्यादा अलग अलग तरह के हैकर्स ग्रुप हैं, जैसे APT33, APT35। दोनों मिलकर इस हैकर विंग को चलाते हैं। वापस हैंडला पर आए तो ये ग्रुप सिर्फ हैक करके चुप नहीं बैठता, बल्कि अपने विक्टिम की जानकारी लीक करता है, उस पर मानसिक दबाव बनाता है, जो जंग में एक नैरेटिव बनाता है और एक साइकोलॉजिकल वेपन की तरह इस्तेमाल होता है। हैंडला की मूवमेंट्स को 2022 से ट्रैक किया जा रहा है। द वायर्ड की रिपोर्ट के मुताबिक माइक्रोसॉफ्ट ने भी इस ग्रुप को अल्बानिया की सरकारी एजेंसियों पर साइबर हमले से जोड़ा था। अल्बानिया यूरोप का एक देश है। इस देश और ईरान के बीच आज के समय में कोई डिप्लोमेटिक रिलेशंस नहीं है। हुआ यूं था कि साल 2013 में पीपल्स मुजाहिदीन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ईरान ने अपना बेस अल्बानिया में शिफ्ट कर लिया था। ये एक ईरानी सरकार विरोधी संगठन है। इसी वजह से दोनों देशों के रिश्ते खराब होने लगे। 7 दिसंबर 2022 को अल्बानिया के प्रधानमंत्री एडी रामा ने बड़ा फैसला लेते हुए ईरान से सभी संबंध तोड़ दिए। ये कदम उन्होंने इसलिए उठाया क्योंकि अल्बानिया पर एक बड़ा साइबर हमला हुआ था, जिसका आरोप ईरान पर लगाया गया। तनाव यहीं खत्म नहीं हुआ। 1 फरवरी 2024 को अल्बानिया ने फिर से आरोप लगाया कि उसके इंस्टीट्यूट ऑफ स्टैटिक्स पर जो साइबर हमला हुआ, उसके पीछे एक ऐसा हैकर ग्रुप था जिसे ईरान सरकार का सपोर्ट मिल रहा था। माना जाता है कि हमला इसलिए हुआ क्योंकि ईरान चाहता था कि अल्बानिया उसके विरोधी संगठन मुजाहिदीन ए खल्क को अपने देश में शरण ना दे। पहले ईरान अपनी साइबर मूवमेंट्स को छुपाकर रखने की कोशिश करता था, लेकिन अब हैंडला जैसे जो ग्रुप्स हैं वो खुलकर सामने आ रहे हैं। पहले ये हैकर्स पानी, बिजली या फिर हेल्थ केयर जैसे जरूरी सिस्टम्स को निशाना बनाते थे, लेकिन अब कोई भी प्राइवेट कंपनी खुद को सेफ मानकर नहीं चल सकती। वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान के हैकर्स चीन या फिर रूस जितने एडवांस नहीं माने जाते, लेकिन उन्हें ज्यादा खतरनाक इससे समझा जाता है क्योंकि इनका नेचर अनप्रेडिक्टेबल होता है, खासकर तब जब उन पर दबाव होता है। इसी ग्रुप ने पिछले कुछ सालों में यूएस के इलेक्शंस को भी प्रभावित करने की कोशिश की, हालांकि तब वो सफल नहीं हो पाए। इसी तरह FBI के डायरेक्टर कैश पटेल की ईमेल हैक की गई। जिस डोमेन का इस्तेमाल पटेल के खिलाफ हैकिंग में किया गया, वो उसी दिन रजिस्टर किया गया था, 19 मार्च के दिन, जिस दिन अमेरिकी डिपार्टमेंट ने इस ग्रुप से जुड़े 4 डोमेन्स जब्त किए। हैंडलर ने खुद कहा कि पटेल का ईमेल हैक करना वो एक तरह का बदला था, क्योंकि FBI ने उनकी वेबसाइट्स जब्त कर ली थी। और तो और FBI ने ऐसे हमलों से जुड़ी जानकारी देने पर $10 मिलियन का इनाम भी घोषित किया था। इसी तरह हैंडला काम करता है, स्टेप बाय स्टेप। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं, लेकिन अभी एक जरूरी इन्फॉर्मेशन भी जानिए। खबर गांव पर एक डॉक्यूमेंट्री आई है, डेड बॉडी फाइंडर। लिंक इसका आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसे देखिए और इसे शेयर कीजिए बाकी लोगों के साथ भी। कैमरे के पीछे सर्वेश, आप देखते रहिए खबर गांव। शुक्रिया।